हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। एक समय ये काफ़ी पॉपुलर या प्रचलित म्यूचुअल फंड होता था। मैं होता था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब से न्यू टैक्स रेजिम आया है जिसमें से 12 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई है। अब लोगों का कहना है कि जब न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स 12 लाख रुपए तक कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए या इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इसके बारे में बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ELSS होता क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है। इसका जो लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का होता है। अब 3 इयर्स का होता है, जैसे कि अगर आपने कोई फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट डाला तो ये आपको 37 मंथ में लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने कोई 36 मंथ में डाला तो यानी कि ये जाए कि 36 मंथ बाद मतलब 73 मंथ में कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि 3 साल का है तो पहला साल आपने डाला, दूसरा साल डाला और तीसरा साल में जो पैसा आप डाले हैं वो चौथा साल में निकाल सकते हैं। जो पैसा आपने ELSS में डाला है वहाँ पे उसको 3 साल लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद वो लॉक इन पीरियड कंप्लीट होगा। टैक्स सेविंग भी ELSS क्या है कि 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता था, टैक्स सेविंग होता था और इसका जो 80% पैसा होता था वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता था और 20% जो आपके पैसे होते थे वो टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट होते थे। अब इससे क्या है कि 80C के तहत 1.5 लाख रुपया तक आप अपना सेविंग दिखाकर टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकते थे। ये ओल्ड टैक्स रेजिम में था। क्योंकि इसको न्यू टैक्स रेजिम में हटा दिया गया है, इसलिए लोगों का थोड़ा थोड़ा इससे मतलब पॉपुलैरिटी इसलिए भी कम हो रही है कि लोग इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना कम कर रहे हैं और दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं। क्योंकि 80C के तहत जो उनको सेविंग में मिलती थी बेनिफिट, वो अब खत्म हो गया है। अभी जैसे ELSS का बेनिफिट्स क्या क्या था, तो था नहीं, ये अभी भी है। जैसे स्मॉल लॉक इन पीरियड था 3 इयर्स का, बेटर रिटर्न था। बेटर रिटर्न इसलिए था क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसका 80% पैसा इक्विटी में लगता था और चूंकि ये अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो इक्विटी में अच्छा रिटर्न मिलता है। टैक्स सेविंग भी था, मैंने अभी आपको बताया कि 20% पैसा इसका टैक्स सेविंग में लगता था, इसलिए आप इसमें 1.5 लाख रुपया ईयरली इन्वेस्ट करके जो ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम था उसका फ़ायदा उठा सकते थे। और ELSS का जो तुलना है ये फ्लेक्सी कैप फंड से किया जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि बाकी म्यूचुअल फंड की तरह ELSS म्यूचुअल फंड का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है न्यू टैक्स रेजिम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट 12 लाख रुपये तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेती है और उसके ऊपर से 75,000 रुपया का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 12,75,000 रुपया तक सरकार या गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है आपके इनकम पे। तो जब 12,75,000 रुपया तक कोई टैक्स नहीं लेती है और उसके बाद जो 80C के तहत आप जो सेविंग करते थे ओल्ड रेजिम में और जिसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में उठाते थे, तो यहाँ पे वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे ख़त्म होने के कारण क्या है कि लोगों के पास और भी ऑप्शन हो गए हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते हैं। तो इसलिए लोग ELSS में थोड़ा इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप PPF कर रहे हैं, सुकन्या कर रहे हैं, तो उन सभी में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे स्मॉल जो है लॉक इन पीरियड इसी का है। क्योंकि PPF का भी आप देखेंगे तो 15 ईयर्स है, सुकन्या का भी 18 ईयर्स और 21 ईयर्स है। बेटर रिटर्न है, इसमें आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे 15 साल 20 साल में ये चूँकि इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है और लॉन्ग टर्म में हो रहा है, तो वहाँ से काफ़ी बेहतर रिटर्न है। चूँकि ये टैक्स सेविंग था तो टैक्स सेविंग का अभी कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, इसलिए इसको आप इसमें से अगर माइनस भी कर देते हैं तो इन दोनों को देख के आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप PPF और या अदर उस तरह का कोई गवर्नमेंट में अगर थोड़ा सा रिस्क लेके बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो। चूँकि ELSS को फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेरिजन किया जाता था, तो अभी ELSS को छोड़कर
काफ़ी सारे लोग फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ मूव कर रहे हैं। जो ITR भरते हैं उसके अनुसार 70% जो ITR भरने वाले हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में मूव कर चुके हैं और उम्मीद है उनकी नेक्स्ट 1-2 साल में ये आंकड़ा 90-95 तक पहुंच सकता है। ELSS को आज भी काफ़ी सारे लोग मतलब इसको पॉजिटिव नज़रिए से क्यों देखते हैं, तो इसके 2 कारण हैं। पहला है बेटर रिटर्न प्लस रिस्क मैनेजमेंट। बेटर रिटर्न प्लस रिस्क मैनेजमेंट जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि 80% पैसा इसका जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है कंपैरिजन अगर आप टैक्स सेविंग में देख रहे हैं, PPF है, सुकन्या है या इस तरह का कोई और भी है। तो रिस्क मैनेजमेंट है क्योंकि इसमें 80% पैसा आपका इक्विटी में लग रहा है, लेकिन 20% जो आपका पैसा है वो टैक्स सेविंग में लग रहा है, जिससे कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क भी कवर हो जाता है। ठीक है। लॉक इन पीरियड, चूँकि मैंने आपको अभी बताया कि इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स के लिए है। अब जैसे क्या है कि कोई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव देखते ही वो डर सा जाता है और उसके बाद अपना पैसा विड्रॉ करने का सोचता है। चूँकि यहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो इसलिए अगर मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आता है तो वो उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में मार्केट बेटर रिजल्ट देता है, इसलिए उसको यहाँ पे बने रहना पड़ता है और यहाँ बने रहने के कारण उसको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इसलिए लॉक इन पीरियड उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ELSS म्यूचुअल फंड में हमें बने रहना चाहिए या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 3 साल से कम का टेन्योर हुआ है तो आपको बेशक बने रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपने जो भी टैक्स एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाया है वो रिवर्स हो जाएगा। और अगर 3 साल से ऊपर 4 साल 5 साल या उससे भी ऊपर हो गया है और आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ से बेहतर रिटर्न मिल रहा है तो आप बेशक बने रह सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो एग्जिट भी हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। अगर इसका आप अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो चूंकि ELSS का कंपैरिजन फ्लेक्सी कैप फंड से किया जाता था तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या 80 CCD2 के तहत NPS के टायर 1 में 50,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको अभी भी इनकम टैक्स के रिबेट पे मिलेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 60 ईयर से पहले विड्रॉ नहीं होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म या अपने रिटायरमेंट को लेकर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर इसमें इन्वेस्ट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।